दोस्तों, ये कहानी नौकरानी के साथ भाग 2 है। आइए कहानी शुरू करते हैं। स्नेहा ने एक दिन सुनीता से पूछ लिया कि तुम्हारा पति क्या करता है। दीदी, मेरा पति राजमिस्त्री है और वह मजदूरी करता है। हमारी शादी के अभी 3 साल ही हुए हैं, सुनीता बोली। सुनीता अपने मायके, ससुराल, रिश्तेदारों सबके बारे में बताती रहती थी। स्नेहा अब सुनीता पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा नहीं था। सुनीता को स्नेहा के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो सुनीता कभी बाहर ले भी आती तो स्नेहा कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर सुनीता ठीक है तो दीपक कुछ नहीं कर सकता है। सुनीता अब बड़े सलीके से सज-धज कर काम पर आने लगी थी। स्नेहा ने एक दिन पूछ ही लिया, सुनीता, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो और ये तुम्हारा सलवार सूट भी अच्छा है। कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर रंग है। सुनीता ने कहा, दीदी, मेरी माँ ने दिलाया है। सुनीता का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिला खिला सा लगने लगा था। स्नेहा ने पूछा भी, सुनीता आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? तब सुनीता हंसने लगी और कहा, नहीं दीदी। सुनीता कुछ महीनों से काम पर लेट से आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, दीदी, मेरी सास बीमार है, इस कारण लेट हो जाती है। स्नेहा कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर ऑफिस चली जाती थी। स्नेहा को इस बात की हैरानी होती थी कि दीपक इतना कैसे सुधर गया। सुनीता उसे चाय देने भी जाती तो नजर उठाकर भी नहीं देखता था। स्नेहा को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और फिर मन ही मन मुस्कुरा उठी। सुनीता को काम पर न आया आज 10 दिन हो गया। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि सुनीता क्यों नहीं आ रही है। फिर उसे याद आया कि अपनी सहेली संगीता से पूछती हूँ। संगीता ने कहा कि उसके घर भी सुनीता कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने ये भी कहा कि सुनीता का घर स्नेहा के घर से थोड़ी दूर पर ही है, जाकर पूछ ले। स्नेहा को लगा कि संगीता सही कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है और वह काम पर आएगी भी या नहीं। संकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर फूलमनी बाई लेटी थी। बाहर से ही सब दिख रहा था। फूलमनी सुनीता बाई की सास है। फूलमनी बाई, स्नेहा की आवाज सुनते ही फूलमनी बाहर आ गई। सुनीता कई दिनों से काम करने नहीं आ रही है तो देखने आ गई, तबीयत तो ठीक है न उसकी? स्नेहा ने फूलमनी बाई से पूछा। फूलमनी बाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, कर्म जी मर जाए तो अच्छा है। फूलमनी बाई, ऐसा क्यों कह रही हो, क्या बात है? स्नेहा ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो और मैं क्या बोलूं? पता नहीं ये कलमुनी कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? फूलमनी बाई ने बिलखते हुए कहा। आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? सुनीता के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा। फूलमनी बाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से केरल में है, वहाँ कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? स्नेहा को जोर का झटका लगा। वो सुनीता से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो सुनीता को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। स्नेहा को ये भी डर सताने लगा कि पता नहीं सुनीता किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, कहीं मेरे पति। फिर अपने दिमाग को झटका देती हुई अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। सुनीता तो मेरे सामने ही रोज काम करके घर चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर दीपक तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर स्नेहा को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। स्नेहा को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढनेगी। अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी? ये सब सोच कर ही स्नेहा का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब कामवली के नाम से ही डर लगने लगा था। स्नेहा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। स्नेहा को काम करते देखकर एक दिन दीपक ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। स्नेहा ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। अरे, ये तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ दीपक ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो? स्नेहा ने दीपक को डांटते हुए कहा, लेकिन दीपक को टटोलना भी था कि कहीं सुनीता की इस हालत का जिम्मेदार दीपक तो नहीं है। फूलमनी बाई कह रही थी कि सुनीता पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है, फिर वह पेट से कैसे रह गई? खैर, जो भी हो, पर फूलमनी बाई तो रो कर कह रही थी,
जिसने भी उसकी बहू के साथ यह कुकर्म किया है उसे वह छोड़ेगी नहीं। ये भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। स्नेहा दीपक को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हकलाते हुए दीपक ने कहा। और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। दीपक अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर स्नेहा को दीपक पर शक होने लगा था। स्नेहा सोचने लगी कि सुनीता ही सच बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया। पर मैं क्यों पूछूं? कहीं उसने दीपक पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो? स्नेहा मन ही मन बड़बड़ा रही थी। फूलमनी बाई को अचानक अपने घर आए देखकर स्नेहा डर गई। बोली, क्या बात है फूलमनी? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। स्नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो फूलमनी बाई? फिर एक सवालिया नजरों से वह फूलमनी बाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ कीजिए, पर सुनीता ने आपके साहब का ही नाम बताया। फूलमनी, पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर मरने की कोशिश कर रही है, स्नेहा ने तैश में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुनीता ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता है, टाइम ज्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी, एक तरह से फूलमनी बाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। फूलमनी बाई तो चली गई, पर स्नेहा को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था, बेशर्म कहीं का, सुधरने का ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे छी। अपना ही सिर पकड़कर स्नेहा चीखने लगी कि अब क्या करूं? आने दो दीपक को, उससे ही पूछती हूँ सच क्या है, स्नेहा मन ही मन बोल रही थी। जब शाम को दीपक घर आया तो स्नेहा ने उसे फूलमनी बाई की कही सारी बातें बता दी। दीपक कहने लगा, झूठ बोल रही है वह औरत। एक रोज मुझसे ही पैसा मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे दया आ गई तो दे दिए, फिर तो वह हमेशा पैसे की मांग करने लगी। तब मैंने मना कर दिया, शायद इसलिए मुझ पर गंदा इल्जाम लगा रही है, सफाई देते हुए दीपक ने कहा, पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। फूलमनी बाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि समय ज्यादा हो गया है, जान को खतरा हो सकता है। फिर अब तो एक जांच से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नजरें दीपक पर गड़ाते हुए स्नेहा ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा न कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बार बार मुझे ये बातें न सुनाओ, दीपक ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। स्नेहा रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो दीपक भी नहीं सोया था। स्नेहा को अपनी बच्ची नमिता का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेटी नमिता को स्कूल भेजकर और दीपक के ऑफिस जाने के बाद स्नेहा फूलमनी बाई के घर चली गई। फूलमनी बाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही स्नेहा ने आवाज देते हुए कहा। फूलमनी बाई स्नेहा को अंदर अपनी रूम में ले गई। सुनीता भी घर में ही थी। स्नेहा ने कहा, सुनीता, अगर तुम सब सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ कर दो, सुनीता ने रोते हुए कहा। स्नेहा ने कहा, हाँ कर दिया, अब बोलो, आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।